बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। दिसंबर 1971 अभी चल रहा है, दिसंबर 2021, और इसी महीने के वो वाक़यात जो कि दिसंबर 1971 में हुए, उन पे हम बातचीत जारी रखे हुए हैं। और कोशिश ये है कि मुख्तलिफ़ वाक़यात, मुख्तलिफ़ शकूक व शुबहात, मुख्तलिफ़ जगहों पे जो प्रोपेगेंडा किया गया भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी से या बांग्लादेशी मशीनरी से, उसको पब्लिक के सामने लाया जा सके, पाकिस्तानियों के ख़ास तौर पे, ताकि वो समझ सकें कि किस महारत के साथ पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें की गई और 1971 की जो जंग थी उसमें भारत ने क्या रोल अदा किया और किस तरह ब्लैटेंटली पाकिस्तान के उन लोगों को जो कि चंद फौजी जो बांग्लादेश में, बाद में बांग्लादेश में ना ढाका में मैसूर थे, अपने वतन से 1200 मील दूर नहाते, वो ना एयरफोर्स उनके पास ना नेवी, तो उनको आपने असीर बनाया और उसके ऊपर फ़तह के शादियाने बजाने शुरू कर दिए। ये चीज़ जो है ये मुख्तलिफ़ शक्लों में मैं वजाहत करता रहता हूँ और अब भी इसकी कुछ वजाहत दूँगा। यहाँ मैं बात करना चाहूँगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जिसकी बुनियाद 1971 में भारत ने साउथ एशिया में डाली। इससे पहले यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का कोई वाक़या नहीं था। इसके जो पहला मज़र हमने देखा, या पहली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखी, वो थी मुक्ति बाहिनी की शक्ल में। रॉ जो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंटेलिजेंस इनकी भारत की, ये 21 सितंबर 1968 को इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। उससे पहले ये इंटेलिजेंस जो थी ये IB की शक्ल में मौजूद थी, और IB के जो एजेंट्स वगैरह थे वो पहले से ही ऐसी वहाँ पे हालात पैदा कर रहे थे मशरक़ी पाकिस्तान में जहाँ नफ़रतें फैलाई जा सकें। वो नेचुरली मेंटल सबवर्शन होती है, वो आप सबवर्शन वहाँ पे महसूस कर सकते थे कि बंगालियों की सबवर्शन की जा रही है। जैसे अब भारत अफ़गानिस्तान में करता रहा और ये इतना वक्त जो 20 साल वहाँ इनके गुज़रे, उसमें इनकी कोशिश यही थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया जाए, और उसमें यही होता था कि जो कुछ भी वाक़या हुआ अफ़गानिस्तान में उसका काजिब ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, और प्रोपेगेंडा और उसके झूठे सबूत वगैरह, जिसकी वजह से नेचुरली पब्लिक ओपिनियन इफेक्ट होता है। और यही काम उन्होंने बांग्लादेश में किया। मुक्ति बाहिनी से पहले यहाँ मुक्ति फ़ौज तैयार की गई थी, और उससे पहले यहाँ पे वो संग्राम परिषद थी। ये मुख्तलिफ़ वक्तों में बनती रहीं, और मुक्ति बाहिनी जो थी वो इसकी आखिरी शक्ल थी जो कि तैयार की गई। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लीजिए कि हम जानते तो हैं कि शेख मुजीब 1962 से भारतीय लीडरशिप और उनकी इंटेलिजेंस से उसके रवाबत कायम थे, मौजूद थे, लेकिन मुक्ति बाहिनी वाला किस्सा जो है, या ये जो गुरिल्ला फोर्स तैयार की गई, ये 1968 में शुरू हुआ। अब जब ये ऑपरेट करते थे, पहले 71 की जंग से पहले ये काम शुरू था, तो ये इनमें अमूमन जो रॉ के एजेंट्स थे वो इनके साथ होते थे, जो इन्होंने गुरिल्ला तैयार किए हुए थे उनके साथ होते थे, और इसी तरह इनकी रेगुलर फोर्स के लोग इनके साथ कुछ न कुछ वो कमांड स्ट्रक्चर वगैरह मुहैया करते थे। ट्रेनिंग कैंप्स जो उन्होंने बनाए हुए थे इन लोगों के, वो वेस्ट बंगाल में था, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम और त्रिपुरा में इन्होंने इनके ट्रेनिंग कैंप बनाए हुए थे। 1970 में जब मुक्ति बाहिनी के ट्रेंड गोरिल्ले या ट्रेंड उनके दहशतगर्द, भारत के ट्रेंड दहशतगर्द, ये इन्होंने सबवर्सिव एक्टिविटीज शुरू की। ये 1970 की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये इन 1970 के सेकेंड हाफ में तो इन्होंने टारगेट करना शुरू किया पावर प्लांट्स, रेलवे ट्रैक्स और रेलवे स्टेशन वगैरह, रेलवे ट्रैक ख़ास तौर पे, इंडस्ट्रीज़ जो कि मगरबी पाकिस्तान के लोगों की थी, ब्रिजेस, फ्यूल डिपोज़ जैसे पेट्रोल के डिपोज़ वगैरह होते हैं, बैंक वगैरह लूटे, और वेयर हाउसेस वगैरह जहाँ पे गोदाम थे उनको भी इन्होंने लूटा, बर्बाद किया। शिप्स वगैरह उनको माइनिंग की इन्होंने बाज़ जगहों पे,
اور نان بنگالیز جو تھے جن میں بہاری خاص طور پہ، ان کی قتل و غارت گری کی۔ 26 مارچ 1971 کو پاکستان نے یہ محسوس کیا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بالکل تباہ ہو چکی ہے، لوٹ مار، قتل و غارت اور ہر طرح کا جرم جو ہے وہ کھلے بندوں ہو رہا ہے۔ جو پولیس تھی مشرقی پاکستان کی وہ تعاون کر رہی تھی، وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی تھی، اور جو مکتی باہنی جس بھی شکل میں اس وقت موجود تھی وہ کھلے بندوں آزادانہ لوٹنے کا کام، بینکوں کو لوٹنے جو کچھ بھی کر رہے تھے۔ سو ایک سول سٹرکچر جو ہے وہ ٹوٹلی کولیپس تھا، اور ایک لیجیٹیمیٹ حکومت جو مشرقی پاکستان کی تھی اس نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 26 مارچ 1971 کو پاکستان آرمی کو لانچ کیا، جس نے کہ آپریشن سرچ لائٹ وہاں پہ انیشیٹ کیا تاکہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور ایسٹ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کی جانوں کا تحفظ اور ان کی پراپرٹی کا تحفظ کیا جا سکے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی، سو ریاست نے کرنا تھا۔ مارچ 1971 جب یہ شروع ہوا، اس سے پہلے یعنی یہ جب آپریشن شروع کیا گیا تو اس وقت پاکستان آرمی کی تعداد جو موجود تھی وہاں پہ وہ 12,000 فوجی تھے ٹوٹل، اور 12,000 فوجیوں کے پاس بھی صرف رائفلیں تھیں، کوئی زیادہ بڑا سسٹم، گنز، ٹینکس وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ لیکن پھر اپریل کے آخر میں جا کے تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹروپس کی تعداد وغیرہ بڑھ گئی، اور تعداد بڑھنے کے بعد پھر آپریشن سرچ لائٹ جو تھا اس نے اپنا رنگ دکھایا، اور الٹیمیٹلی مکتی باہنی وہاں سے فرار ہو کے واپس بھارت چلے گئی، یا مارے گئے وہاں پہ کچھ، یا کچھ جو بھاگ کے جا سکے وہ بھارت واپس چلے گئے۔ 15 مئی 1971 انڈین آرمی کی ایسٹرن کمانڈ نے آفیشلی ایک آپریشن انیشیٹ کیا جسے آپریشن جیک پاٹ کا نام دیا گیا۔ یہ جیک پاٹ کا نام جو تھا جس آپریشن کا رکھا گیا، اس آپریشن کے تحت انہوں نے مکتی باہنی کو نئے سرے سے ایکوپ کرنا تھا، ٹرین کرنا تھا، اور ان کو افیکٹو بنانا تھا اس طرح کہ وہ بجائے یہ جو گوریلا جنگ ہے کہ چھوٹے موٹے دہشت گردی کے واقعات کیے، اس کی بجائے، لوٹ مار کی بجائے وہ پراپر جنگ لڑنے کے قابل ہوں، جس طرح کہ پھر دسمبر 1971 میں انہوں نے جنگ لڑی۔ یہ جو مکتی باہنی جس کو انہوں نے تیار کیا، اس کے پاس اٹیلین ہوڈزر یعنی گنز بھی تھیں، ڈکوٹا DC-3 جہاز، آٹر DHC-3 فائٹر پلین، اور ایلویٹ ہیلی کاپٹرز، اٹیلین ہوڈزرز، یہ سب چیزیں مکتی باہنی کو دیں۔ جو گریلے ہوتے ہیں یا جو عام چھوٹی موٹی کوئی شورش ہوتی ہے، اس میں تو یہ ہیوی اکوپمنٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ پراپر آرمی کی شکل بنا کے دی گئی ان کو تاکہ یہ باقاعدہ جنگ لڑ سکیں۔ اور یہ سارا کچھ جو 1.5-2 لاکھ کے قریب مکتی باہنی اور ان کے پاس یہ اکوپمنٹ تھا، یہ اس کے علاوہ تھا جو بھارت کی فوج لے کے حملے میں آئی۔ بھارت کی اپنی فوج جو ہے وہ 4 سے 4.5 لاکھ لوگ وہ تھے۔ اب یہ جو ساری چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ ہوڈزر تھے، یہ تھے، وہ تھے، یہ سارا ایکوپمنٹ آج ڈھاکہ میں جو انہوں نے مکتی باہنی کے لیے میوزیم جو بنایا ہوا ہے، جیسے یہ غالباً آزادی کا میوزیم کہتے ہیں، اس میں یہ سارا سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے نمونے کے طور پہ، یا آپ کہہ لیجئے کہ ایک عجائب گھر کے طور پہ وہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اس جیک پاٹ کے جو آپریشن تھا، اس کے تحت ہر مہینے 5,000 گوریلا فائٹرز جو ہیں ان کو تیار کر کے پاکستان کے سامنے ڈالا جاتا تھا یا ان کو جنگ میں جھونکا جاتا تھا۔ یہ ایک آتھر ہے آرچر بلڈ، انہوں نے، یہ امریکن کیریئر ڈپلومیٹ تھے، اور انہوں نے وہاں پہ یہ آخری کونسل جنرل بھی رہے ڈھاکہ میں۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنی سرزمین جو تھی وہ مہیا کی ہوئی تھی ٹریننگ کیمپس کی شکل میں، ہسپتال کی شکل میں، سپلائی ڈپو تھے مکتی باہنی کے لیے، اور پھر یہاں پہ مکتی باہنی کے رہنے سہنے کا سارا ٹریننگ کا رہنے کا انتظام موجود تھا، جہاں ان کو خوراک، آرام کرنا اور میڈیکل سپلائیز وغیرہ اور ہتھیار، یہ سب کچھ میسر تھا وہاں پہ۔
नागालैंड में भारत ने जंगल के अंदर एक रनवे बनाया हुआ था, वहाँ से इंडियन एयर फोर्स के ट्रेन किए हुए यही बंगाली पायलट जो थे, इनको फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि ऑटर DH-C3 थे, ये दिए जाते थे और उनको कहा जाता था कि यहाँ से उड़ें और जाके अपने मशरक़ी पाकिस्तान में मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर आप जाके गोलाबारी करके आए। इंडिया की जो ईस्टर्न कमांड थी, इसने 400 से ज़्यादा नेवल कमांडो तैयार किए और नेवल कमांडो जो थे, इनको समंदर में मुख्तलिफ जो जहाज़ पाकिस्तान नेवी के थे और उनको माइन करके उड़ाने का काम दिया। यानी वो उन जहाज़ों को जिस तरह भी है ये डुबोएं, ये काम उन्होंने चिटागोंग, चांदपुर और नारायणगंज में किए। एक मुक्ति बाहिनी का सेक्टर कमांडर जिसने बाद में किताब लिखी, उसका नाम था काजी नूरुज़्ज़मान। उसने लिखा कि हमने ट्रेनिंग वगैरह तो सारी, ये पॉलिटिकल कमांडो हमें कहते थे, वो सारी हमने भारत के पास की, लेकिन बाद में हमें शर्म आती थी कि हम ये कहें कि हम भारत की पैदावार हैं, लिहाजा हमने अपना नाम जो है वो बदल के तो उसका नाम रख लिया हमने मुक्ति फ़ौज। यानी ये इनके लिए थोड़ा एम्बैरसमेंट थी, इसकी एम्बैरस फील करते थे, तो इन्होंने अपना नाम तब्दील किया और ये इन्होंने अपना नाम जो था वो मुक्ति फ़ौज या बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स रख लिया। सो वो कम से कम बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स से कुछ उनका मामला छुप जाता है। अब ये जो यहाँ पे मुक्ति बाहिनी ने कार्रवाइयाँ की, वो फ़ौज के साथ डायरेक्ट लड़ाई के अलावा, क्योंकि फ़ौज के साथ डायरेक्ट लड़ाई तो 1971 में फिर इंडियन आर्मी की शुरू हो गई, मुक्ति बाहिनी ने बिहारियों के कत्ल शुरू किए। लिखने वाले ये बताते हैं, मुख्तलिफ़ किताबों से जो रेफरेंसेस मिले हैं उसमें पता चलता है कि 1 लाख से 1.5 लाख बिहारियों को कत्ल किया गया। और ये जो फिगर्स हैं ये अवेलेबल हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वायलेंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में। कुतुबुद्दीन अजीज़ जो कि ऑथर थे इस किताब के ब्लड एंड टीयर्स, उन्होंने इस मामले में 170 चश्मदीद गवाह जो थे उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड किए और उसमें उन्होंने बिहारियों के साथ जो जुल्म बर्बरियत हुई वहाँ पे उसकी तफसील उनसे जमा की और इससे पता चला कि नॉन बंगालीज़ यानी बिहारीज़ वगैरह को तकरीबन 55 टाउन्स यानी 55 ऐसे टाउन्स थे जिनके अंदर बिहारी मौजूद थे, जहाँ पे बिहारियों को कत्ल किया गया। और इसमें बहुत सारे मासूम लोग, बच्चे, उनको भी मारा गया वहाँ पे। ये एक ऑथर हैं लॉरेंस लिफ्टशुल्स, ये साउथ एशिया कॉरेस्पॉन्डेंट थे उन दिनों फॉर ईस्टर्न इकनॉमिक रिव्यू के। इन्होंने बताया कि मुक्ति बाहिनी के लीडर जो अब्दुल कादर सिद्दीकी कहलाते थे अपने आप को, उसने लोगों को बायनेट कहते हैं जो राइफ़ल के आगे वो छुरा लगा होता है, उसके ज़रिए लोगों को कत्ल किया, मारा। और ये सीन दिखाने के लिए उसने बाज़ अखबारी जर्नलिस्ट वगैरह को मदऊ किया, देखा और ये सारा सीन इसकी फ़िल्म बनाई गई। सो वो फिल्म मौजूद है बाज़ अनासर के पास या बाज़ जर्नलिस्ट के पास। एक ऑथर हैं यास्मीन साइकिया, उन्होंने अपनी किताब लिखी वुमेन बॉर्न इन द मेकिंग ऑफ बांग्लादेश। इसमें भी उन्होंने लिखा कि हज़ारों की तादाद से बिहारी ख़वातीन जो थी उनको रेप किया गया, उन पे ऊपर बड़ा शदीद तशद्दुद किया गया और ये काम सारा मुक्ति बाहिनी ने किया वहाँ पे। ये ड्यूक यूनिवर्सिटी की प्रेस की छपी हुई किताब है। अब बात यह है कि मुक्ति बाहिनी ने इतने ज़्यादा वहाँ जुल्म किए कि मुक्ति बाहिनी तो ठीक है ख़त्म हो सकती है, छुप गई, लेकिन उसके जुल्म जो हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता जो कुछ उन्होंने किया। अब ये बात सारी इसलिए ज़रूरी है करनी कि एक तरह तो भारत का गलीज़ चेहरा आपके सामने आए, दूसरी तरफ ये भी है कि बांग्लादेश जब मुतालबा करता है कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे, तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस पे तहकीकात करवानी चाहिए, बांग्लादेश से सबूत मांगने चाहिए और हो सकता है कि फिर हम ही बांग्लादेश से कहें कि आप माफ़ी मांगें, क्योंकि उनकी सरज़मीन थी, उनके लोग थे और अगर वो मिल के सारे, उनकी पुलिस मिल गई, उनके रेंजर मिल गए, उनके ईस्ट पाकिस्तान राइफल सारी मिल गई, तो वो बेगुनाह लोगों को मारते जा रहे थे। ये जो लाशों के ढेर वहाँ पे लगे, इसका ज़िम्मेदार मुक्ति बाहिनी थी
اور اس میں صرف ابہام اور شکوک و شبہات پیدا کیے بھارت اور ان کے میڈیا نے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے، یعنی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے۔ آج پاکستان کو بالکل حوصلہ کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، بنگلہ دیش سے شواہد مانگنے چاہیے اور اپنے شواہد بھی تیار رکھنے چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔